नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाले सभी भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। वीडियो को आगे देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें एक पुनर्बलन प्राप्त हो, पृष्ठपोषण मिले, ताकि हम और भी वीडियो आगे आपको ऐसे ही बनाते रहें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल हर परीक्षाओं में हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से रिलेटेड अपने प्रश्न को गलत भी करके आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि संधि को कैसे पहचाने, उसका तरीका क्या है, उसको पहचानने के नियम क्या है। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, जिससे कि आप आसानी से ईजिली आप अपनी परीक्षाओं को क्रैक कर सकें और संधि को पहचान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संधि के अर्थ को जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे संधि का अर्थ दिया है कि संधि का अर्थ मेल या योग होता है। संधि का जो अर्थ होता है वो मेल होता है या योग होता है। आगे देखिए, संधि की परिभाषा हम जान लेते हैं। जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण आपस में जुड़कर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे संधि कहते हैं। उसे ही संधि कहते हैं, जो विकार उत्पन्न करते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, जो परिवर्तन लाते हैं। जब दो शब्द एक दूसरे के पास आते हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, अक्षर होता है, और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर या वर्ण होता है, वो दोनों आपस में जुड़कर एक में मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन दोनों शब्दों को जोड़कर। तो फिर क्या होता है, वही विकार जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। आगे देखिए, इसका उदाहरण आपको जैसे इसमें दिया है कि हिम प्लस आलय। हिम एक अलग शब्द है और आलय जो है एक अलग शब्द है। हिम मतलब होता है बर्फ और आलय मतलब होता है घर। आलय मतलब घर और हिम मतलब बर्फ। तो यहाँ अलग अलग देखा जाए तो देखने से पता चलता है कि बर्फ का घर, ठीक। लेकिन इन दोनों के योग से क्या होता है, मिलकर एक नया शब्द बनता है जो कि है हिमालय। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के मिलने से एक नया शब्द बन रहा है जो कि हिमालय है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ है और यहाँ पर भी आ है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आ है। तो जब अ और आ मिलते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। तो फिर जब कभी भी समान जाति के वर्ण आप एक दूसरे में मिलते हैं तो उसका दीर्घ रूप ही सामने आता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम विस्तार से समझाए हैं कि एक एक शब्द का वर्ण विच्छेद किए हैं। वर्ण विच्छेद होता है कि मतलब किसी शब्द में आने वाले प्रत्येक वर्णों को अलग अलग करके लिखना, वही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पे हमने हिम का वर्ण विच्छेद किया है। तो हिम का वर्ण विच्छेद किया है तो आप सभी लोग जानते हो कि व्यंजनों का जो उच्चारण होता है स्वरों की सहायता से किया जाता है। यदि स्वर की सहायता न ली जाए तो व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो पाता है। और जब स्वर की मात्रा उन व्यंजनों से हट जाती है तो नीचे हलंत लग जाता है। तो वही हम यहाँ पे दिखाए हैं वर्ण विच्छेद के माध्यम से कि हिम का जो वर्ण विच्छेद है, हाँ, नीचे हलंत लगा है क्योंकि इसमें कोई भी स्वर की मात्रा जुड़ी नहीं हुई है। प्लस ई, छोटी ई है, फिर प्लस म के नीचे हलंत लगा है, इसमें से भी स्वर की मात्रा जो है हटा दी गई है, प्लस अ। तो जब इसमें अ की मात्रा जुड़ जाए, आप लोग जानते हो कि अ की मात्रा कोई अलग नहीं होती है, अलग से नहीं लिखी जाती है, जैसे कि आ की होती है, छोटी की होती है, बड़ी की होती है। लेकिन अ स्वर से ही हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं और वह उसमें जब लगता है तो उसका क्या होता है, व्यंजन के नीचे से जो म के नीचे जो हलंत है या फिर किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत होता है वो क्या होता है, हट जाता है जब अ जुड़ जाता है, ठीक। तो उसी तरह से इसमें देखिए,
ह है, ह के नीचे हलंत लगा है तो ये जो है पूर्ण रूप से व्यंजन है। और यहाँ पे जब छोटी ई जुड़ती है तो ह में छोटी ई की मात्रा लग जाती है और यहाँ से हलंत हट जाता है। फिर म में जब अ जुड़ता है तो उसका हलंत हट जाता है और ये बन जाता है हिम। इसी तरह से आलय का है, तो मैंने दोनों शब्दों का अलग अलग करके दिखाया है, हिम का भी और आलय का भी। और फिर यहाँ पे हमने हिमालय का भी वर्ण विच्छेद करके दिखाया है। आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से जब व्यंजनों में से स्वरों की मात्राएं जब हट जाती हैं तो उनके नीचे हलंत लग जाता है, और जब स्वरों की मात्राएं व्यंजनों में जुड़ती हैं तो उसमें किस प्रकार से हलंत हट जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमको और आगे वीडियो बनाने में सहायता मिले। तो फिर देखते हैं यहाँ पर, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट करिए, हम कमेंट देखेंगे और फिर उस हिसाब से और आप लोगों के लिए वीडियो हम तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर संधि के भेद या प्रकार। संधि के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो संधि के जो भेद हैं वो 3 हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम इन तीनों संधि को बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे कि इन तीनों संधि की खासियत क्या है, इन तीनों संधि में कैसे शब्दों का जो होता है योग होता है, शब्द दो अलग अलग शब्द कैसे जुड़ते हैं और वो किस प्रकार से नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे सामने जो है वो स्वर संधि है। स्वर संधि को समझने के लिए हमें उसके डिफिनीशन को जानना अति आवश्यक होता है। किसी भी चीज़ को समझा जाए तो उसके बारे में हमें कुछ ज्ञात होना चाहिए कि वो है क्या। तो इसलिए हमें उसके डिफिनीशन को जानना होगा, उसके परिभाषा को समझना होगा कि वो क्या है, उसमें क्या होता है। तो देखिए, स्वर संधि में जुड़ने वाले दोनों शब्दों शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम, याद रखिएगा, अंतिम वर्ण जो होता है वह स्वर होता है तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होता है। तो ऐसी संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो स्वर संधि वाले शब्द होंगे उसमें जो जुड़ने वाले 2 शब्द होंगे तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वह स्वर होगा और तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वह भी क्या होगा, स्वर ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार जो संधि बनती है वो क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। नीचे देखिए, ये हमारे चैनल का सिंबल है, गुड लक। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर दिया है विद्या प्लस अर्थी। हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि किस प्रकार से शब्दों का वर्ण विच्छेद किया जाता है। संधि को समझने के लिए वर्ण विच्छेद आना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जब भी व्यंजन से स्वर की मात्रा जो होती है वो हटती है तो व्यंजन के नीचे जो होता है एक हलंत लग जाता है, और जब उसमें स्वर जुड़ता है तो क्या होता है, वह हलंत हट जाता है। तो आप भी इसको कर मतलब देखते रहिएगा कि हाँ किस शब्द को कैसे हम वर्ण विच्छेद करेंगे। जब वर्ण विच्छेद समझ में आएगा तो आपको संधि भी समझ में आएगी, और ऐसे तो हम आपको बता ही रहे हैं, संधि आपको इजीली समझ में आने लगेगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो यहाँ पे देखिए आप, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर आ है, पहले शब्द के अंत में आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आ है। देखिए यहाँ पे विद्या में आ है और यहाँ दूसरे शब्द के शुरू में अ है, और दोनों के योग से जो है आ बना हुआ है, दोनों के योग से आ बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए विद्या प्लस अर्थी जो है ये जुड़ा है, तो यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पे आ की मात्रा इसमें ऐड हो गई है और ये क्या बन गया है, विद्यार्थी बन गया है। फिर इसी तरह से आप नीचे देखिए, रवि प्लस इंद्र, यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पे भी छोटी ई है। जब छोटी ई और छोटी ई मिलते हैं तो बड़ी ई बन जाते हैं। जब समान जाति के जो समान स्वर होते हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसका दीर्घ रूप ही हमेशा सामने आता है।
या फिर वो एक छोटा हो, ये एक ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, तो आपस में जब जुड़ेंगे तो उसका हमेशा दीर्घ रूप ही सामने आएगा। यदि यहाँ पर आ प्लस आ जुड़ेगा तो भी आ ही आएगा, ठीक। या फिर ई प्लस बड़ी ई जुड़ेगा तो भी बड़ी आएगा, या फिर ई प्लस छोटी ई जुड़ेगा तो भी बड़ी ई ही आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रवि में छोटी ई लगी, वह में छोटी ई लगी है पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण जो है वह भी क्या है, छोटी ई है। और जब दोनों जुड़े हैं तो यहाँ पे रविंद्र में व में बड़ी ई की मात्रा हो गई है। तो यही संधि का नियम होता है। फिर आगे देखते हैं, संधि आती है वह व्यंजन संधि होती है। इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, आइए देखें। व्यंजन संधि में जुड़ने वाले दोनों शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, यह इसका नियम है। आप नियम हमेशा याद रखिएगा, तभी आप लोग आगे कर पाओगे। जब नियम ही याद नहीं होगा तो हम आगे कुछ कितना भी आप पढ़ लीजिए उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको नियम याद करना होगा। तो नियम याद रखिएगा कि व्यंजन संधि में जुड़ने वाले दोनों शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, अर्थात पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत लगा होगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जुड़ने वाले दो शब्द होंगे तो पहला शब्द होगा, उस शब्द के अंतिम वर्ण के नीचे हलंत लगा होगा। यह व्यंजन संधि की एक विशेषता है, ठीक। आगे देखते हैं। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन में से कोई एक होगा तो ऐसा मेल व्यंजन संधि कहलाती है, ठीक। तो ऐसा जो मेल होता है वह क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाती है, ठीक। इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। आप इस परिभाषा को हमेशा याद रखिएगा और इस विशेषता को याद रखिएगा कि जो जुड़ने वाले शब्द होंगे उसमें से पहले शब्द के अंत में जो होगा वह पहले शब्द के अंत में हलंत लगा होगा, ठीक। फिर आगे देखिए, इसके जो नियम हैं। व्यंजन संधि के शब्दों में द्वित व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन आते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि द्वित व्यंजन मतलब समान जो एक ही वर्ण होते हैं और उसका एक हाफ और एक पूर्ण, मतलब एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, जो जैसे कि नीचे हमने आपको दिखाया हुआ है कि कैसे होते हैं द्वित व्यंजन। आप लोग देखिए, जैसे ये आधा च और पूरा च, आधा त और पूरा त, आधा ज और पूरा ज, तो ये द्वित व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन संधि में शब्दों में द्वित व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन आते हैं। स्वर रहित का मतलब होता है स्वर के बिना, जो स्वर के बिना व्यंजन होते हैं, अर्थात जिनके नीचे हलंत लगा होता है, ठीक। इस तरह से, ठीक, जैसे म के नीचे हलंत लगा है तो इस तरह से हलंत लगा होता है, तो ये स्वर रहित कहलाते हैं। और स्वर सहित मतलब स्वर के साथ, तो जैसे कि उनके नीचे हलंत नहीं लगा होगा। तो ये भी हमेशा याद रखने वाली बात है कि व्यंजन संधि के शब्दों में द्वित व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन आते हैं, अर्थात हलंत वाले व्यंजन आते हैं। आगे देखते हैं इसके उदाहरण को। देखिए यहाँ पे सत्य प्लस चरित्र, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे सत्य के नीचे जो है पहला शब्द जो है इसके नीचे जो है हलंत लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हलंत लगा हुआ है, और इसके योग से बना है सच्चरित। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि द्वित व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या है, यहाँ पे द्वित व्यंजन आए हुए हैं शब्द में, ठीक। तो ये एक पहचानने का तरीका है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो पहला शब्द होता है उसके अंत में हलंत लगा होता है, यह इस व्यंजन संधि के जो है रूल हैं। तो यह पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है कि इसमें जो है वह समान जाति के दो वर्ण आएंगे और जिसमें से एक जो रहेगा वो हाफ रहेगा। यहाँ पे उत,
प्लस ज्वल। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ नीचे हलंत लगा हुआ है और यहाँ पे जोड़ने के बाद द्वित व्यंजन हो गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं दिक में जो है हलंत लगा हुआ है और गज जब जुड़ रहा है तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग द्वित व्यंजन का निर्माण हो रहा है। फिर उसी तरह से नीचे दिक प्लस विजय है और दिग्विजय हो रहा है। ठीक, फिर नीचे इसी तरह से ऋक प्लस वेद है जो कि ऋग्वेद बन रहा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आधा आ रहा है, मतलब स्वर रहित है। ग जो है स्वर रहित है क्योंकि इसमें स्वर जो है वो हटा दिया गया है, अर्थात ग के नीचे हलंत हो गया है। या फिर ग के नीचे हलंत लिखे या फिर इस तरह से ग लिखे, दोनों सेम होता है। ठीक, तो आप इस तरह से व्यंजन संधि को समझ सकते हैं क्योंकि इसमें जो पहले शब्द होगा उसके अंत में जो होगा वो हलंत लगा होगा और बीच में जो होगा वह हाफ वर्ण आएंगे। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। अगली संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को भी पहचानना बहुत इजी होता है। विसर्ग संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका देखिए, इसके आप रूल को एक बार याद कर जाइए, इसके डिफिनीशन को एक बार याद कर जाइए तो आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि विसर्ग संधि में जुड़ने वाले दोनों शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा होता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन में से कोई एक होता है, तो ऐसी संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए इसमें जो होता है विसर्ग संधि में जो पहला शब्द होगा उसके अंत में विसर्ग का आप सिंबल देख सकते हो कि कैसा होता है, ऐसे ही होता है विसर्ग का सिंबल। ठीक, तो दो बिंदु बने होते हैं किसी वर्ण के बाद, तो वही विसर्ग कहलाते हैं। तो आप देखिए जब इसमें कह रहा है कि विसर्ग संधि में जुड़ने वाले दोनों शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा होता है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें पहले शब्द के अंत में ही देखना है कि विसर्ग लगा है या नहीं लगा है। यदि लगा है तो वो विसर्ग संधि है और यदि नहीं लगा है तो वो विसर्ग संधि नहीं है, वो स्वर या व्यंजन हो सकती है। तो वह स्वर या व्यंजन का जिसको डिफिनीशन याद होगा तो वो उसको मालूम होगा, क्योंकि हम पहले स्वर या व्यंजन संधि का डिफिनीशन बता चुके हैं। आप उसको याद कर सकते हैं कहीं पे लिख करके और उस तरह से आप संधि को पहचान सकते हैं। तो विसर्ग संधि में आप हमेशा ये देखिएगा कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा है कि नहीं लगा है। यदि लगा है तो वो विसर्ग संधि है। इसके एग्जाम्पल को देखिए, एक और इसका नियम है, इसको भी याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। विसर्ग संधि वाले शब्दों में अधिकांश आधा तलावी स, आधा मूर्धन्य स, आधा दंती स और आधा र आते हैं। मतलब ये जो वर्ण होते हैं ये तलावी स, मूर्धनी स, दंती स, र, ये जो होते हैं इस संधि में अधिकतर आते हैं और लेकिन यह आते हैं और आधा रहते हैं। जब विसर्ग की मात्रा जब हट जाती है, जब संधि होता है तो क्या होता है, ये शब्द ये जो वर्ण होते हैं ये आधे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो विसर्ग होता है यह इन्हीं वर्णों में परिवर्तित होता है और यह क्या होता है, ये आधे होते हैं, मतलब ये स्वर रहित होते हैं, इनमें स्वर की मात्रा नहीं लगी होती है, ये हाफ होते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल को देखकर आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है निह प्लस छल। देखिए यहाँ पे जो पहला शब्द है इसके नीचे जो है विसर्ग लगा हुआ है, ये विसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें छल शब्द जुड़ा है तो क्या बना है, निश्छल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है आधा तलावी स है, जो अह की मात्रा है, जो ये अह की मात्रा है ये क्या हो गई है, आधे तलावी स में परिवर्तित हो गई है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दु प्लस शासन है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो अह की मात्रा है वह आधा तलावी स में परिवर्तित हो गया है। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दुह प्लस कर है, तो यहाँ पर जो है आधा मूर्धनी स में वो परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर देखिए निह प्लस संतान है, तो यहाँ पे आधा दंती स में परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर जो है आधा, यहाँ पे विसर्ग जो है वो क्या हो गया है, र में परिवर्तित हो गया है, जो कि ऊपर ब के लगा हुआ है।
तो आप हम इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो विसर्ग संधि वाले शब्द होंगे उसमें जो है पहले शब्द के अंत में क्या होगा, विसर्ग लगा होगा। या फिर ऐसे शब्द दिए दिए जाते हैं तो आप लोग इसमें हमेशा ये याद रखिए कि यदि ऐसे स आते हैं आधे रूप में और र आधे रूप में आता है तो ये क्या होते हैं, जो बीच में, ये हमेशा बीच में आएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स होंगे ये आधे होंगे और हमेशा बीच में होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, यह विसर्ग संधि ही होंगे, ये विसर्ग संधि के ही एग्जाम्पल होंगे। ठीक, तो ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर करिए ताकि हमें और वीडियो हम ऐसे लाएं और आप लोगों की हेल्प हम कर सकें। ठीक, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि को पहचानना कितना ईजी होता है, और हम कुछ ऐसे शब्द देंगे जो कि अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए और हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन को क्लिक करके और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और समय से आप वीडियो को देखते रहिए और इस हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।